यह खुलासा तो हुआ कि ईवीएम से, मोबाइल से इसका कनेक्शन हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रह गया, ये किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति बन के रहना चाहते, लेकिन इन्होंने कोई काम तो ऐसा किया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है कि हमें मंदिर मस्जिद में पूरे देश को डिवाइड करके रखना है। कोई काम की बात आए तो मंदिर की बात कर देना है, और कुछ काम की बात पूछी जाए तो 1947 के पहले के इतिहास को दोहरा देना है। पर सुप्रीम कोर्ट भी इसको टाइम टू टाइम जो है आगे पीछे करता रहता है। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए। और इस बार सीनियर सिटीजन का जो 1 करोड़ के आसपास में, लगभग 81 लाख के आसपास में जो वोट डाली गई है या बढ़ाई गई है, वो इसका कारण ही यही था कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को दिलाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके लिए बैठा हुआ है? आप मेरे पैसे से बैठ करके, मेरे इनकम टैक्स के पैसे से बैठ करके आप सैलरी लेते हो, मुझे ज्ञान देने की बात कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन को बोला भगवान हो गया इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? महाराष्ट्र में सियासत में बड़ा भूचाल आया हुआ है। ऐसे में एक और नया सनसनीखेज खुलासा, वो भी लोकसभा मुंबई के उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा वो लगातार जिस पर आरोप लगाए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे, यहां तक कि एफआईआर करने की कोशिश की गई, लेकिन उस एफआईआर को भी नहीं होने दिया गया। और अब आज जो खुलासा निकल कर आया है वो चौंका देने वाला है। जहां जो प्रत्याशी मात्र 48 वोटों से जीता था, यानी रविंद्र वायकर जो मात्र 48 वोटों से जीते थे, वो भी चौंकाने वाली बात यह है कि पहली काउंटिंग जब होती है तो उसमें 1 वोट से वो हार जाते हैं, दूसरी काउंटिंग में वो 48 वोटों से जीत जाते हैं। और अब जो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है उसमें ये पता चलता है कि रविंद्र वायकर के जो रिश्तेदार है उनका फोन ईवीएम से कनेक्टेड था। और इसके बाद सियासत में भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र में पहले ही सियासी उथल पुथल चल रहा है, विधानसभा को लेकर जो है तमाम तैयारियां चल रही है। और ऐसे में ये खबर आना एनडीए के लिए एक और बड़ी मुसीबत की तरह साबित हो सकता है। और ऐसे में हमारे साथ अभी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नरेंद्र मिश्रा। इन्होंने भी ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठाए हैं। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं डाल रहे हैं, केस लगातार ये कर रहे हैं और उस पर लड़ भी रहे हैं। 17C का फॉर्म हो या ईवीएम की हैकिंग हो, इन सभी चीजों पर ये लगातार लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही सवाल कि जिस तरीके से इसमें देखने को मिला है कि उसके रिश्तेदार पर, जो ये प्रत्याशी वहां के जो जीते हुए नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं, उनके रिश्तेदार के फोन पर ओटीपी आता है ईवीएम को अनलॉक करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि क्या ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत है क्या? पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के सामने, आज पूरे भारत देश के सामने, कंटेस्टिंग कैंडिडेट के सामने, 140 करोड़ की जनता के सामने और देश की जो 8 नेशनल पार्टीज है और क्षेत्रीय पार्टियों के सामने यह खुलासा तो हुआ कि ईवीएम से, मोबाइल से इसका कनेक्शन हो सकता है। हम लोग जब दलीलें दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे मिस्टर बस्सी, उन्होंने यह बोलते हुए कहा कि ईवीएम एक कैलकुलेटर है, ईवीएम को किसी से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, ईवीएम में सेंसर लगा हुआ है, ईवीएम को बहुत सारी चीजें, इतनी खूबियां दुनिया की हो सकती थी, सारी हैं। पर सारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स और कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही कि जिस भी डिवाइस में चिप लगाई जा सकती है उसको हैक किया जा सकता है। यह एक नॉर्मल प्रोसेस था। आज यह भारत देश के सामने एक दूसरा भी खुलासा हुआ कि यह मोबाइल से कनेक्टेड है, यानी सेलुलर सेवाओं से ये कनेक्ट है, यानी ये वाईफाई से कनेक्ट हो सकती है। यानी जितनी भी चीजें एविडेंसेस के तौर पर हम लोग एलिगेशंस कर रहे थे वह सारी चीजें सही है। इलेक्शन कमीशन और इस समय पर की जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी गलतियों को मानती नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आप पूरे भारत देश में जो जन आंदोलन चल रहा है उसमें भी देख सकती हैं। मैं उसको यहाँ जोड़ना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, जो हमारी पिटीशन है, हमने नॉर्थ ईस्ट की टोटल वोट्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बढ़ा करके दिया है डेटा, जिसकी वजह से विभिन्न जो अपोजिट पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस वगैरह और जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं, वो पार्टियां पूरी तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर पाई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूपी में जो 47 से 48,000 के आसपास में जो टोटल वोट आई है, जो इलेक्शन कमीशन खुद ही डेटा दे रहा है,
कि 8 करोड़ समथिंग, ये 8 करोड़ कुछ लाख के आसपास है, 8 करोड़ कुछ लाख के आसपास ऐसे पड़ रहे हैं। तो जो बेसिक डिफरेंसेस है, उस बेसिक डिफरेंसेस में इलेक्शन कमीशन खुद भी दिखा रहा है। इसके साथ में मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो भारत देश में इस समय पर इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन का जो पब्लिकेशन है, उसमें बोला गया कि 81,87,900 वोट्स जो है वो सीनियर सिटीजन्स की वोट है, जिसको 80 ईयर से लेकर के 100 ईयर्स का इन्होंने बनाया हुआ है। पहले तो 85 था, पर उसको इन्होंने थोड़ा सा डाउन कर दिया और 80 से लेकर के 100 ईयर्स के सीनियर सिटीजन में डिफाइन किया। वह वोटों को इलेक्शन कमीशन ने अपने द्वारा पूरे वोट कास्ट करवाई है, जिसमें न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटीमेशन था, न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को बुलाया गया था, न तो कंटेस्टिंग पार्टी को इंफॉर्मेशन दिए गए, नहीं इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ने किसी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू में पूरे भारत देश में कि इतने वोटर हैं, ये वोटर्स इस पोलिंग पर हैं, ये घरों में हैं, उनको हम वोट कराने जा रहे हैं, यदि आपको इच्छा हो तो आप कराइए। इसका कोई भी एविडेंसेस उन्होंने नहीं दिया है। इसके साथ में नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहते हुए पूरे भारत देश में बसने की कोशिश किया है कि जो हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया था, जिसमें फॉर्म 17C को लेकर के, जैसा कि आपको पता ही है भारत देश में चल रहा है, इसके साथ में 5 से 6% जो टोटल बढ़ी हुई है, वो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के बढ़ा हुआ है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब ईवीएम मोबाइल से आज दिखा दी गई, पूरे भारत देश में जब जाहिर हो गया कि फला व्यक्ति जब एक बार जो व्यक्ति हार चुका है, एक बार वोटों से जीत चुका, फिर उसको हराने के लिए उसने ओटीपी कंफर्मेशन किया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ओटीपी कंफर्मेशन होता है कि डिवाइस को लॉक और अनलॉक 2 तरीके के मोड होते हैं, क्योंकि ईवीएम जो होती है तो वो संबंधित व्यक्ति जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास कंट्रोल यूनिट होती है पूरा। ये कैसे पॉसिबल हो गया है? ये पूरे भारत देश में किया गया है। नहीं तो जो मार्जिन कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लोग जीते हैं वो और ज्यादा वोटों से जीतने वाले थे। इनको जो राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इनको 150 सीटें पर्याप्त हैं, वह भी मुझे लगता है आश्चर्यपूर्ण वर्णन है, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो ऐसा किया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है कि हमें मंदिर मस्जिद में पूरे देश को डिवाइड करके रखना है। कोई काम की बात आए तो मंदिर की बात कर देना है, और कुछ काम की बात पूछी जाए तो 1947 के पहले के इतिहास को दोहरा देना है, और कुछ पूछी जाए तो 70 साल का इतिहास रिपीट कर देना है। काम की बात नहीं करना है। एट दैट टाइम्स यू आर रूलिंग पार्टी। हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे जवाब चाहिए, हाउ कैन यू इंश्योर पूरे भारत देश में कैसे फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होगा, इसको लेकर के इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसी प्रकार से डेटा हमारे पास छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट आए हुए हैं, जो कि लगभग 1200-1300 या 1800 वोट से हारे हुए हैं। इसी प्रकार से यूपी के हमारे पास कैंडिडेट आए, मैंने कानपुर के कैंडिडेट है मिस्टर आलोक मिश्रा, उधर फर्रुखाबाद से कैंडिडेट जो है वो है। इसके साथ में आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि यूपी के और भी बहुत सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जैसा कि आपको पता है मेरठ के हैं। इसी प्रकार से भारत देश में बहुत सारी जो रूलिंग पार्टीज है, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं कि वो भी पूरे डेटा को इकट्ठा करके वो भी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में आए, और नहीं होता है तो चीजों को दूसरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने प्रेजेंटेशन दे कि ये सारी चीजें इंश्योर होनी चाहिए और फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो। ये सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है पूरे भारत देश की। जी, जब ये शुरुआत में ही आपने भी सवाल उठाए थे कि सुमो मोटो एक्ट क्यों नहीं लिया जा रहा है, 48 वोटों से जब जीत हुई थी तब तमाम सवाल उठे, एफआईआर की कोशिश की गई थी उसमें भी रुकावटें डाली गई। इन तमाम चीजों के बाद अब जो है प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जो उद्धव ठाकरे गुट की जो है नेता, शिवसेना की नेता है, वो कह रही है कि अब हम कोर्ट तक जाएंगे अगर चुनाव आयोग जो है कोई सख्त कदम नहीं उठाता। ऐसे में सवाल बनता है कि पिछली बार जब 17C को लेकर कोर्ट जाया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि बीच चुनाव में हम नहीं कह सकते कि तुम आंकड़े जारी करो। तो क्या अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सख्त कदम लेगा, चुनाव आयोग कोई सख्त कदम लेगा खुद से? मैं भारत देश के नेशनल दस्तक के माध्यम से पूरे देश को बोलना चाहता है, आप बहुत बड़ी मीडिया चैनल है आपका, काफी बड़े, कई मिलियन में आपके सब्सक्राइबर हैं। मुझे लगता है कि मेरी आवाज पूरे देश तक, मैं एक बार नहीं 3-3 बार मेंशन कर चुका हूं इस मैटर को, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बोलना चाह रहा हूं। मैंने 23 मई को मेंशनिंग की,
मैंने 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता और उसके बाद में ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी के पास में मैंने मेंशन किया। फिर मैंने अभी 8 जून को मेंशन किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इनटू दियर। ये जो चीजें आज आ रही, मेरे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो आईएएस हैं या मेरे जानने वाले दोस्त जो आईएएस हैं, जो हर साल यूपीएससी दे रहे हैं, वो मेरे बहुत सारे टच के लोगों ने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। पर सुप्रीम कोर्ट भी इसको टाइम टू टाइम जो है आगे पीछे करता रहता है, या कभी इधर अप्रोप्रिएट बेंच नहीं है, या कभी लिस्टिंग नहीं है, या तो कभी रजिस्ट्री नहीं आ रही है सामने। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए, पर उसको जो है तो ये प्रॉपर तरीके से चैनलाइज तरीके से जो हमारी भारत देश की कंटेस्टिंग पार्टीज हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट का रुख वो नहीं कर पा रही है। उनको भी कोर्ट में आना चाहिए और ऐसे कैंडिडेटों को जल्दी से जल्दी आना चाहिए। मेरे पास तो बहुत लोग आ गए, पर 543 सीटों में जिन जिन लोकसभाओं में जहां जहां जैसी जरूरतें हुई है, आप उसको फाइट करिए, आप देश के सामने चीजों को लाइए। आप नहीं लाओगे तो ये सारी चीजें देश में नया नया एक्सपेरिमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता रहेगा। और इस बार सीनियर सिटीजन का जो 1 करोड़ के आसपास में, लगभग 81 लाख के आसपास में जो वोट डाली गई है या बढ़ाई गई है, वो इसका कारण ही यही था कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को दिलाई जाएगी और बीजेपी उसमें फेवर करके जहां जैसी वोट का अंतर रहेगा वो उसमें सरप्लस करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। और माध्यम बना भी है, पूरे देश के सामने बना है। तो दो चीजें जो है वो साफ देखने को मिल रही है। एक तरफ जो है चुनाव आयोग की तरफ झुकाव है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वही विपक्षी पार्टियां जो है वो भी सही से लड़ नहीं पा रही है। आप कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहे हैं? मैं यह भी कहना चाहता हूँ विपक्षी पार्टी के अलावा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसको भी लड़ना चाहिए। हमने बहुत सारे कैंडिडेटों को बोला, बहुत सारे कैंडिडेटों ने मुझे फोन भी किया। हमने बोला कि जो भी आपके पास मैटर आप लेके आइए। मैंने मध्य प्रदेश के, क्योंकि मेरा स्टेट है मध्य प्रदेश, मैंने सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेटों से लगभग बात करने की कोशिश किया है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी बोला है 1 बार 2 बार कि जितने भी मैटर आप लेके तो आओ, हम लोग शुरू तो करें। ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं। तो समस्या ये है पर कि ये है, लड़ना भी नहीं चाहता कोई। नहीं, ये नहीं कहना चाहता हूं कि नहीं लड़ना चाहता है। अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करके समय गुजरता रहता है। फिर धीरे धीरे लोग ढीले पड़ जाते हैं। फिर अब हो गया, कोई बात नहीं, अब तो चुनाव हो गया है, इस सारी चीजों में आ जाते हैं। यह विजन नहीं है कि हमारा जो उद्देश्य है हम उद्देश्य को पूरा करें। अब है, कल है, परसों होगा, ये सब जो है तो कोई होता नहीं है। और एक मेरे पिताजी बड़ी अच्छी कहावत कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये बहुत अच्छा, ये बड़ा श्लोक, मतलब प्रॉपर तरीके से चरितार्थ होने वाला पॉइंट्स है। जब इलेक्शन कमीशन को सारी चीजें दिख रही है, सारी चीजें कैंडिडेटों के माध्यम से दिखाए, जो लड़ रहे हैं उनको दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से गड़बड़ियां किया है। हेड स्पीचेस पूरे भारत देश में ओपन तरीके से करवाई गई, कोई भी एफआईआर नहीं किया गया है। आपने देखा मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का 1961 का कंप्लीट वायलेशन कैसे किया गया है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का आप देखिए कितनी बुरी तरीके से उसमें एलिगेशंस है, चीजों को मिसयूज किया गया है। कहाँ किया? कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन तो एक तरफा, पूरा भारत देश में बीजेपी है, कोई बात नहीं, जाओ। अभी तक फर्रुखाबाद का देखिए, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट था बहुत कम वोट से हारा हुआ है। जो 8 साल का, मतलब 8 बार एक ही बच्चा वोट कास्ट कर रहा है, अभी तक उस लोकसभा में न तो पोलिंग को कैंसिल किया, न तो वहां के डीएम को टर्मिनेट किया, न सस्पेंड किया किसी को, न दोबारा बाईपोल इलेक्शन किया। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से पूरे देश में बोलना चाहता हूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रह गया। ये किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति बन के रहना चाहते, ऐसा नहीं संभव है। आप कानून की तरीके से रहिए। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो सबके लिए बराबर रखिए, सारी रूलिंग पार्टीज के लिए रखिए, सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट के लिए, सारे एजेंट्स के लिए, सबके लिए बराबर रखिए जी। जी। तो ये सबसे बड़ा सवाल, और इसके साथ ही एक और जो है बड़ी खबर ये है कि एलन मस्क ने साफ कह दिया है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये हैक होता है। जो चीजें आप लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं, वो जो टेक्निकल चीजों में महारत हासिल, एलन मस्क अब कह रहे हैं कि एआई की मदद से ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसे हटा देनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो भाषण में अपने कहते हैं कि पता करो जरा ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्या कहेंगे इस पर? नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं पता है, और इस तरीके से जो आडंबर बना करके, जो बातें कह करके पूरे भारत देश की गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वकीलों को भी काफी कुछ बोला है, अपने जो ज्वाइंट उनकी मीटिंग हुई थी,
उन्होंने ईवीएम के पर वकीलों का मतलब जो आवाज उठा रहे थे, ध्यान रखने की जरूरत है, जी। सारे लोग उसमें थे, गिने चुने लोग थे। उन्होंने यह भी बोला कि चुनाव के दौरान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अरे चुनाव के दौरान पर बुलाएगा तो क्या दिक्कत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके लिए बैठा हुआ है? आप मेरे पैसे से बैठ करके, मेरे इनकम टैक्स के पैसे से बैठ करके आप सैलरी लेते हो, मुझे ज्ञान देने की बात कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन को बोला भगवान हो गया इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, क्या है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन दी गई कि आप इस गाइडलाइन पे काम करिए, कागजी बुक्स दे दी गई कि इस बुक को आपको फॉलो कराना है। आपका ये काम है, आपका ये नहीं कि आप देवता हो गए, आपको बुलाया नहीं जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्यों नहीं बुलाया जा सकता है? कुछ दिनों बाद आपको भी बोला जाएगा कि आपको पार्लियामेंट में बोलने दें, आप तो महामहिम है, देव अवतरित व्यक्ति हैं, आपको भी नहीं बोलने दिया जाए। ये सब नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उससे चलेगा। संविधान जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट है 1961 का एक्ट से चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट से चलेगा। इसके साथ में जो उसमें आर्टिकल, सब सेक्शन, सेक्शंस और उसके बाद में जो क्लॉज दिए गए उससे चलेगा। ये इलेक्शन कमीशन नहीं कि इलेक्शन कमीशन को बुला लिया, अरे क्या हो गया बुला लिया तो? 50 बार बुलाएंगे, 1000 बार बुलाएंगे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अभी फिर बुलाएंगे, अभी आ रही है अगले वीक में पिटीशन हमारी। मैंने 2 बार फिर से मेंशन किया है सीजीआई के पास में, स्पेशल मेंशन किया है कि 18 तारीख के पहले पहले हमें कुछ चाहिए रिजल्ट। ये सारी चीजें हैं, आप क्यों इस बात की बात करने की कोशिश कर रहे हो? ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, कानूनी पार्टी वो है सारी, और ये सारी चीजें लड़ी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है तो उसके साथ उंगली उठाई जाएगी, नहीं रहेगा तो कोई नहीं उठाएगा। और आप इस चीज को क्यों जवाब देते हो? इलेक्शन कमीशन को आने तो जवाब देगा वो, आप ही सबके गुरु बन जाते हो। जी, ये कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जो है बड़ा अहम सवाल उठाया है और कांग्रेस सीधे पूछ रही है कि जब चुनाव आयोग का निर्देश है कि काउंटिंग के दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जा सकती, ऐसे में ये इनका फोन कैसे अंदर गया? ओटीपी फोन पे कैसे आ रहा है? क्या ये जरूरी होता है ओटीपी? और अगर होता तो ये सबके पास होता। ये किसी एक का फोन कैसे ओटीपी कनेक्ट ईवीएम से कनेक्टेड है? अनलॉक करने के लिए किसी एक प्रत्याशी के रिश्तेदार के फोन पर ओटीपी आ रहा है, वो भी रिश्तेदार के फोन पर। तो क्या कुछ खेल करने की कोशिश की गई है और बड़ी सफाई से? और क्या यही वजह थी कि एफआईआर भी रोकी जा रही थी? एफआईआर का तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड रही हैं, कनेक्टेड रहेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई है तो अब वो 2019 के पहले वाली ईवीएम नहीं रह गई। आपकी ईवीएम में, पहले की ईवीएम में काफी डिफरेंसेस हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो दुनिया भर का एफिडेविट इधर उधर घुमाने का दे रहा था, इसीलिए दिया है। जी, तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये सियासत में हलचल आई है, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए, उस दौरान तमाम वकीलों ने, जनता ने, करोड़ों करोड़ लोग जो है सड़क पर उतरकर ईवीएम को बंद करने की और वीवीपैट से चुनाव कराने की लगातार मांग चलती रही। लेकिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और शायराना अंदाज में सीधे सीधे मना कर देता है। अब जो है जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे ईवीएम और चुनाव आयोग पर, आज जो खुलासे हुए हैं उस शक को और भी गहरा कर देता है। और इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है कितनी भी धांधली हो जाए वो सोता रहेगा, वो कोई भी कानून सख्त कदम जो है वो नहीं उठा रहा है और चुनाव आयोग सीधा सीधा एक तरफा होकर रह गया है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए भी तमाम बातें कही जा रही है, भाजपा के लिए और एनडीए के नेताओं की जिस तरीके से जीत हुई है, उन सभी सीटों पर सवाल खड़े होने लगे हैं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या तमाम ऐसी सीटें जहां पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, उन सभी जगहों पर बड़े घोटाले के कयास लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ वहां पर संदेह, शक शुरू हो चुका है कि यहां भी जरूर कोई ना कोई घोटाला हुआ है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।